स्टूडेंट्स, दिए गए बिंदुओं को ध्यान से देखिए। इसके प्रत्येक पंक्ति में और प्रत्येक स्तंभ में बिंदुओं की संख्या समान है। पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या है 4 और स्तंभों में बिंदुओं की संख्या है 4। इस व्यवस्था में कुल कितने बिंदु हैं जानने के लिए इसके एक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या और एक स्तंभ में बिंदुओं की संख्या का हम गुणा करके देखते हैं, तो जितना मान आता है वही इस व्यवस्था में बिंदुओं की संख्या होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके प्रत्येक पंक्ति में 4 बिंदुएं हैं और इसके प्रत्येक स्तंभ में 4 बिंदुएं हैं और इनका गुणनफल हमें मिलता है 16, अर्थात इसमें कुल बिंदुओं की संख्या होती है 16। इस प्रकार हमने देखा कि 16 बिंदुओं को 4 पंक्ति और 4 स्तंभों में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या इसी प्रकार हम अन्य संख्याओं को भी उतने ही पंक्ति और उतने ही स्तंभों में बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं? आइए इस तालिका पर विचार करते हैं। प्रत्येक पंक्ति स्तंभ में बिंदुओं की संख्या 5 रखने के लिए हमें कुल 25 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या 2 रखने के लिए हमें 4 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या 3 रखने के लिए हमें कुल 9 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या 7 रखने के लिए हमें कुल 49 बिंदुओं की संख्या लेनी पड़ेगी। जिन संख्याओं को बिंदुओं के रूप में पंक्ति और स्तंभ में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सके कि प्रत्येक स्तंभ में उतने ही बिंदु हो जितने की प्रत्येक पंक्ति में, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 4, 9, 16, 25 इत्यादि। इस विधि में दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके जोड़े बनाते हैं। जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्या होगी। संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कि क्या यह संख्या अभाज्य गुणनखंड है अथवा नहीं। संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम वहाँ छोटे छोटे संख्या लेंगे जिससे 144 भाग चली जाए। इस तरह से 144 2 से 72 बार में कट जाता है तथा इस प्रकार देखते हैं हम 72 पुनः 2 से कट जाएगा, तो इस तरह से 72 2 से 36 बार में कट जाता है। अब पुनः 36 जो है 2 से फिर से कट जाएगा, अतः 2 से 36 जो है 18 बार में कट जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि 18 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से 18 जो है 9 बार में कट जाता है। अब 9 तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए इसके लिए ऐसी संख्या की कल्पना करते हैं जिससे 9 कट जाए, तो वह संख्या है 3। अब 3 से 9 3 बार में कट जाता है। अब 3 से 1 बार में कट जाता है। अब इनके गुणनखंडों को हम देखते हैं तो इस प्रकार से हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंडों के समान संख्याओं वाले जोड़े बनाकर देखते हैं। तो इस प्रकार से हमें 2 इंटू 2 का एक जोड़ा और 2 इंटू 2 का एक जोड़ा और इसी तरह से हमें 3 का एक जोड़ा मिल जाता है। तो इस तरह से इनके सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े मिल जाते हैं, अतः संख्या 144 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और जिन संख्याओं का इस तरह से जोड़े नहीं बनते हैं वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुण जानने के लिए आइए इस सारणी में चलते हैं, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में विषम संख्याओं को लिया गया है और इसके राइट हैंड साइड में सम संख्याओं को लिया गया है। तो इस तरह से विषम पक्ष में हम देखते हैं कि विषम संख्या 1 का वर्ग 1 होता है और 3 का वर्ग संख्या 9 है, 5 का वर्ग संख्या 25 है, 7 का पूर्ण वर्ग संख्या 49 है, 9 का पूर्ण वर्ग संख्या 81 है। इसी तरह से सम पक्ष में 2 का पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, 4 का पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, 6 का पूर्ण वर्ग संख्या 36 है, 8 का पूर्ण वर्ग संख्या 64 है। इससे सिद्ध होता है
कि विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या विषम तथा सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या सम होता है। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।